आज का इंडियन पेनल कोड का हमारा जो टॉपिक है वो है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कॉमन इंटेंशन नाम से हम उसको पढ़ते हैं। कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय। कॉमन मैंने अब तो निश्चित तौर पर आपको अंदाजा लगी गया होगा। कॉमन इंटेंशन के लिए एक से अधिक आदमी का जरूरी होना, उपस्थित होना जरूरी है। इंटेंशन हो और उन दोनों का एक जैसा हो तो उसे तो कॉमन कहेंगे, अन्यथा एक सिंगल आदमी का तो एक इंटेंशन ही मात्र होता है, कॉमन इंटेंशन नहीं होता है। जब वो कई अन्य लोगों के साथ मिलकर कोई काम को करेगा किसी प्लान के फलस्वरूप तो उसको कॉमन इंटेंशन कहेंगे, यानी कि कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय। तो जो सामान्य आशय की जो चर्चा इंडियन पेनल कोड में होती है वो होती है सेक्शन 34 में। तो कॉमन इंटेंशन की चर्चा होती है और इसी से रिलेटेड एक चीज और होती है, वो है कॉमन ऑब्जेक्ट, वो 149 पर होती है। उसको मैं उसी समय उसको बताएंगे। वैसे तो कंबाइंडली अगर बता दिया कॉमन इंटेंशन के साथ ही कॉमन ऑब्जेक्ट हुआ तो काफी क्लियरेंस हो जाती है, लेकिन चूंकि अगर एक साथ बता देना तो जब वो चैप्टर आएगा, यानी कि पब्लिक ट्रंक्विलिटी के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस हैं, यानी कि जो 141 से स्टार्ट होते हैं, उसमें जब 149 आएगा तो उस समय तक आपका फिर वॉश आउट हो जाता है कॉमन इंटेंशन का। तो आधा इस समय कर लेते हैं, आधा बाद में इसलिए कर लेंगे कि ताकि बाद के समय में भी कॉमन इंटेंशन फिर से रिवाइज हो जाए। ठीक है, और इस समय हम आज सिर्फ चर्चा करेंगे कॉमन इंटेंशन पर ही। तो कॉमन इंटेंशन जो डिस्क्राइब किया हुआ है इंडियन पेनल कोड में वो सेक्शन 34 पर है। तो देखिए इस टॉपिक में जो रिलेटेड सेक्शंस हैं वो सेक्शन 34 से लेकर 38 तक हैं, जिनमें सेक्शन 34 तो बेसिक है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन 35 को भी आपको जानना ठीक होता है। और कभी कभी 38 पर भी समस्याएं आ जाती हैं तो उसका भी जानना जरूरी होता है। 34, 35 और 38 ये तीन सेक्शंस विशेष आपको ध्यान रखने हैं। तो इन तीन सेक्शन पर ही हम आज चर्चा करेंगे रिलेटेड सेक्शंस में पर्सन। और इस पर बात यह है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी क्राइम को कमिट करने के लिए एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं और उसके बाद वो आपस में जब ज्वाइन हो जाते हैं किसी काम को करने के लिए, क्राइम को करने के लिए, तो वो रिस्पॉन्सिबल भी हो जाते हैं आपस में सभी। तो ये इस रिलेटेड सेक्शन का जो डिस्क्रिप्शन होगा वो सेक्शन 34 से लेकर 38 तक के बीच में है। सबसे जो मेन धारा इस पे जो मेन धारा पढ़ी जाती है वो सेक्शन 34 ही पढ़ी जाती है। सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि सामान्य आशय यानी कि कॉमन इंटेंशन रखने वाले जो ग्रुप ही वह एक से अधिक कि किसी सदस्य द्वारा भी अगर किसी ग्रुप का एक कॉमन इंटेंशन है और उस ग्रुप में जो कॉमन इंटेंशन बना, आपस में एक सहमति बनी, एक आशय बना, और उस आशय को क्रियान्वित करने के लिए या इन फर्दरेंस ऑफ दैट कॉमन इंटेंशन यदि कोई दोषपूर्ण कार्य या लोप ओमिशन किया गया किसी भी समूह के किसी के भी द्वारा, किसी सदस्य के द्वारा भी, तो समूह के उस ग्रुप के सभी सदस्य जो होंगे वो लायबल होंगे। इट मीन्स एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। लोगों ने कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में कई लोगों ने कोई काम किया, तो कई लोगों ने काम किया, उनमें से भले ही एक्टिवली एक ने काम किया होगा तो बाकी सब के सब लायबल होंगे। ये है इसमें लायबिलिटी कॉमन इंटेंशन के फलस्वरूप। सेक्शन 34 यही कहता है। सेक्शन 34 की जो डिफिनेशन है इंडियन पेनल कोड में, कोड 8, वो है कि व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्संस, कोई भी आपराधिक कार्य यदि एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा, कई व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि उनके बीच में एक कॉमन इंटेंशन बना पहले। इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, उन सबके कॉमन इंटेंशन के फलस्वरूप वो काम किया जाता है, वो क्रिमिनल एक्ट। तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस काम के लिए लायबल होगा, उस क्राइम के लिए लायबल होगा जैसे कि उसने वो काम स्वयं अकेले किया हो।
भले ही वो काम उसने एक्टिवली पार्टिसिपेट न किया हो उसमें, एक्टिवली मतलब उसमें उसने क्रियान्वयन नहीं किया होगा। माने जैसे कि 2-3 आदमी मिलकर किसी की हत्या का प्लान बनाते हैं और एक दूसरे का असिस्ट करते हैं और हत्या एक ही करता है, सपोज मारता तो एक ही है सपोज, तो जो बाकी के लोग उस प्लान में शामिल थे, जो उसको असिस्ट कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे उस क्राइम में, क्या वो भी जिम्मेदार होंगे हत्या के लिए? बिल्कुल उसी तरह से होंगे कि मानो उन 2 लोगों ने जिन्होंने वास्तविक तौर पर नहीं भी मारा था उस आदमी को, तब भी वो उस प्लान में शामिल थे और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे उस प्लान में। कॉमन इंटेंशन के फलस्वरूप वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे और उन सबका कॉमन इंटेंशन एक ही था। तो हर व्यक्ति, उस ग्रुप का सदस्य, हर व्यक्ति क्या होगा? जिम्मेदार होगा उस काम के लिए। किस काम के लिए? जो क्राइम उस कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में किसी भी लोगों के द्वारा या एक लोगों के द्वारा या कई लोगों के द्वारा अगर किया गया, तो हर उस कॉमन इंटेंशन में शामिल हर व्यक्ति बराबर बराबर जिम्मेदार होगा उस अपराध के लिए। सेम इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन, जैसे कि वो काम उसने स्वयं से अकेले ही किया होगा। भले ही उसने मारा नहीं है, लेकिन वो फिर भी ये माना जाएगा कि जैसे उसी ने मारा होगा। तो अगर हम देखें तो ये जो सेक्शन 34 है, ये सेक्शन 34 उन केसेस को सॉल्व करने में मदद करती है जिनमें ये पता लगाना मुश्किल होता है या ये डिफरेंस करना मुश्किल होता है कि कई लोगों ने मिलकर काम किया, तो किस लोगों ने किस तरह का काम किया और किस लोगों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन मैटर्स को ये सॉल्व करती है सेक्शन 34। वो सीधी कहती है कि भैया जो किसी अपराध के प्लानिंग में शामिल थे और उस अपराध के प्लानिंग के फलस्वरूप उनका कॉमन इंटेंशन बना था, और उस कॉमन इंटेंशन के फलस्वरूप अगर किसी भी आदमी ने उस ग्रुप के कोई क्राइम किया, तो हर आदमी उस क्राइम के लिए, जो कि किसी अन्य आदमी ने भी भले किया हो उसने ना किया हो, वो उसी मैनर में और उसी तरीके से वो उसके लिए लायबल होगा जैसे कि उसने वो कार्य स्वयं किया हो। ये उन केसेस को निपटाता है सेक्शन 34। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इफ द इंटेंशन इज कॉमन, तो अगर सेक्शन 34 की जो हमने अभी डेफिनेशन देखी उसको देखें तो इंटेंशन यदि कॉमन है, इस सिद्धांत पर है, अगर कुछ लोगों का किसी काम को करने के लिए एक कॉमन इंटेंशन बन जाता है, तो जिम्मेदारी भी तो कॉमन होनी चाहिए। सो मस्ट बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो क्राइम होगा तो जिम्मेदारी भी कॉमन होनी चाहिए। तो अगर हम देखें तो सेक्शन 34 जो है वो काम क्या करती है? वो ग्रुप क्रिमिनल्स होते हैं, जो यानी कि जो क्रिमिनल्स ग्रुप में काम करते हैं मिलकर, वो उनको डिस्करेज करती है कायदे से कि भैया कि अगर आप ग्रुप में करेंगे क्रिमिनल क्राइम में, कोई भी ग्रुप में किसी भी तरह से शामिल होगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, तो उसको बिना उस काम के करे हुए भी, भले उसने खुद ना किया हो, दूसरे ने किया हो काम, तो भी उसको उसके लिए पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है ना? तो कॉमन इंटेंशन को अगर अग्रसारित करने में कई व्यक्तियों के द्वारा कार्य किया गया, ठीक है, तो इसके आवश्यक तत्व जो हम कॉमन इंटेंशन के देख रहे हैं वो क्या है कि एक से अधिक व्यक्तियों को उसमें वो शामिल हुए, किसी काम में वो एक से अधिक व्यक्ति शामिल हुए। दूसरा पॉइंट, उन सब का कॉमन इंटेंशन बना। तीसरा, उस कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में आपराधिक कोई काम किया जाता है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है कि सेक्शन 34 तब लागू होगी जबकि एक से अधिक लोगों में से किसी अपराध को के कारित किए जाने का उनका कॉमन इंटेंशन रहा हो और उनमें से किसी व्यक्ति के द्वारा उस अपराध को गठित करने वाला कोई क्रिमिनल एक्ट किया गया हो, एवं ऐसा कार्य जो है उन सभी के सामान्य आशय को अग्रसारित करने के लिए किया गया हो। माने जब कॉमन इंटेंशन बना तो तभी ही उस आदमी ने काम उस कॉमन इंटेंशन को अमली जामा पहनाने के लिए, कि मतलब वो काम हो जाए, उस काम को
अंजाम तक पहुंचाने के लिए ही, उस सामान्य आशय को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ही उनमें से किसी एक व्यक्ति ने वो काम कर दिया, तो हर वो आदमी उस काम के लिए दोषी होगा, बराबर बराबर। तो सेक्शन 34 की बात जो हम कर रहे हैं वो है, एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ही आता है कि जब सेक्शन 34 की जब बात आती है तो आप ही समझ लीजिए कि जैसे आपने सेक्शन 34 पढ़ा, तो ये सेक्शन 34 एक कोई स्पेशल टाइप का ऑफेंस नहीं आपके ऊपर क्राइम कमिट करता, ये एक स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं बताता कि कोई ऑफेंस हुआ है, ये सिर्फ इस बात को बताता है कि किसी ऑफेंस, जो ऑफेंस हुआ है ये ग्रुप ने एक कॉमन इंटेंशन बना के किया, और जिन लोगों ने भले वो काम नहीं किया लेकिन वो क्योंकि कॉमन इंटेंशन में शामिल थे और वो पार्टिसिपेट कर रहे थे उस काम में, तो भले ही उन्होंने उस काम को स्वयं ना किया हो लेकिन वो कॉमन इंटेंशन की वजह से, ठीक है, कॉमन इंटेंशन की वजह से वो भी लायबिल ठहराए जाएंगे। जैसे कि हम कल आपको जो कल हमने पढ़ा था, देखा था, वो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी में के अंदर हम इसको देख रहे थे सेक्शन 34 को, यानी कि काम वो खुद नहीं कर रहा है, वो थ्रू अदर पर्सन वो काम करवाता है, शामिल रहता है लेकिन वो दूसरे की मेंसरिया रहती है, देखिए मेंसरिया भी रहती है, आदमी की पर्सन रहता है, मेंसरिया रहती है, लेकिन वो एक्टस रियस वो स्वयं नहीं करता वो, लेकिन वो थ्रू अदर पर्सन वो करता है, तो वो स्वयं भी जिम्मेदार हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब सेक्शन 34 आती है तो सेक्शन 34 अपने आप में एक स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं है, बल्कि ये लॉ ऑफ एविडेंस का एक रूल है कि लॉ ऑफ एविडेंस के रूप में जब एविडेंसेस आएंगे, जब एविडेंसेस की बारी आएगी तो उस समय ये देखा जाएगा कि भैया इस आदमी को इस बात के एविडेंस मिल गए हैं कि ये इस प्लान में शामिल था, तो इसका मतलब इसको भी लॉ ऑफ एविडेंस के हिसाब से, एविडेंस के रूल के हिसाब से इसको भी बराबर की सजा इसको दी जानी चाहिए, जो कि इसके साथ के जो कि इस प्लान के फलस्वरूप, जो इन्होंने कॉमन इंटेंशन बनाया था, इस प्लान के फलस्वरूप किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा ये कार्य करवाया गया। तो ये रूल ऑफ एविडेंस है, ना कि रूल ऑफ, ना कि ये कोई स्पेसिफिक ऑफेंस गठित नहीं करता। ये नहीं कि सेक्शन 34 लगा दी किसी पर, जैसे सेक्शन 302/34 लिखा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 302 की अलग सजा होगी और 34 की अलग होगी। 34 कोई सजा नहीं देता है अलग से, कोई उसमें सजा का कोई प्राविधान ऐसा नहीं है, वो सिर्फ लायबिलिटी फिक्स करता है कि आपको भी बराबर की मिलेगी इसकी वजह से, क्योंकि आप कॉमन इंटेंशन में शामिल थे। इट मीन्स 2 थिंग्स आर नेसेसरी टू होल्ड अ पर्सन अंडर सेक्शन 34 गिल्टी। एक तो ये जरूरी है कि धारा 34 के अनुसार अगर किसी को आपको अपराधी ठहराना है तो उसके लिए आपको 2 चीजें प्रूव करनी पड़ेगी। आपको ये प्रूव करने पड़ेगा कि जिस व्यक्ति को आप धारा 34 के अनुसार किसी क्राइम के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो उसका कॉमन इंटेंशन रहा होगा उन लोगों के साथ जिन लोगों ने क्राइम किया है, ठीक है। और वो कॉमन इंटेंशन उनका कैसे बना? उसका कॉमन इंटेंशन एक प्री अरेंज्ड एक प्लान बना उनके बीच में अन्य लोगों के साथ जिन लोगों ने क्राइम किया, उन लोगों का एक प्री अरेंज्ड प्लान बना, और उस प्री अरेंज्ड माने जो जैसे कहते हैं ना पूर्व मिलन जिसे कहते हैं प्लान, तो अगर वो बना है और उसके बाद जब प्लान हुआ, प्लान के बाद कॉमन इंटेंशन बना, उन लोगों के साथ कॉमन इंटेंशन बना, और उस व्यक्ति ने जिसका कि कॉमन इंटेंशन बना था उनके साथ, जिसको कि आप 34 के लिए लायबल ठहरा रहे हैं, उसने उस ऑफेंस में क्या किया? हिस्सा लिया, चाहे डायरेक्टली फिजिकली लिया नहीं है, किसी भी रूप में लिया, इन एनी मैनर विद अदर पर्सन, किसी भी रूप में। इन एनी अदर मैनर का मतलब है वेदर इट इज फिजिकली और वेदर इट इज मेंटली, ठीक है। तो 10 मिनट तो वो कॉमन इंटेंशन में वो दोषी ठहराया जाएगा, कॉमन इंटेंशन के 34 उस पर लगाई जाएगी और बराबर का उसको पनिशमेंट मिलेगा, जो कि मेन क्राइम करने वाले ने क्राइम किया है उसी के जैसा उसको क्राइम के लिए सजा मिलती है कॉमन इंटेंशन में। यानी कि ये ग्रुप में जो क्रिमिनल्स करते हैं और ये फायदा उठा देते हैं कि भैया किसी को प्लान में शामिल कर लिया, कुछ कर लिया और अपना आप साइड से देखते रहे और दूसरे से करवा दिया। तो ये जिम्मेदारी इस प्रिंसिपल पर चलता है कि यदि इरादे समान है आपके, मिलकर आपने इरादा बनाया तो आपकी जिम्मेदारियां भी समान होंगी, ठीक है। कॉमन इंटेंशन और पार्टिसिपेशन, कुल मिला के देखिए, एक तो हमने इस चीज से अभी तक क्या समझा कि सामान्य आशय और उसमें सहभागिता दोनों जरूरी है सेक्शन 34 को अगर अप्लाई करना है। यानी कि अगर आपको किसी के ऊपर सेक्शन 34 अप्लाई करवानी है, किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी क्रिमिनल के ऊपर, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसका कॉमन इंटेंशन था, उस ग्रुप के फर्दर प्री अरेंज प्लान के अनुसार उनका कोई ग्रुप कॉमन इंटेंशन बना था, और उस कॉमन इंटेंशन के फलस्वरूप उन्होंने क्या किया?
वो काम हुआ और उस काम में उसने भी पार्टिसिपेट किया। बस कॉमन इंटेंशन की जहां तक बात आती है, कॉमन इंटेंशन अगर क्या महसूस कराता है, कॉमन इंटेंशन जब शब्द आता है कॉमन इंटेंशन माने सामान्य, एक से अधिक लोगों का, ये महसूस कराता है कि कुछ लोगों के बीच में एक पहले पूर्व नियोजित प्लान बना, या ये कहें पूर्व नियोजित तरीके से उन लोगों के दिमाग आपस में मिले, प्री मीटिंग ऑफ माइंड, उन लोगों के दिमाग आपस में मिले, दोनों की सोच मिली, लोगों की सोच मिली आपस में, और जब वो एक नतीजे पर पहुंचे तो उनका एक कॉमन इंटेंशन बन गया कि ये काम करना है। इट मीन्स जब वो आपस में तय कर रहे थे तो उन्होंने एक दूसरे को शेयर किया होगा ना अपना प्लान, पर्पस बताया होगा कि भाई इस तरह से होना है और ये होना है और इस तरह से ये पर्पज है हमारा। इट मीन्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट मीन्स शेयरिंग ऑफ पर्पज इज नेसेसरी। देखिए अब जब हम इसकी चर्चा, एक अगला सेक्शन इसका आएगा 35, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो भी एक प्रकार से, भले ही वो एग्जाम में कम पूछा जाता है, एग्जाम में आपका 34 ही पूछा जाएगा, और जनरली 34 पर ही, जब भी आप क्राइम की बात करेंगे तो 34 पर ही ज़्यादा चर्चा होगी। जब भी आप किसी भी समय कॉमन इंटेंशन की बात करेंगे तो 34 की ही चर्चा होगी। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट पर्पज इज नेसेसरी। प्लान बना, आपस में एक दूसरे से शेयर भी करना है कि भैया ये हमारा मकसद है, ये आपका मकसद है और ये आपका मकसद है, सबका एक ही मकसद है और इस तरह से ये काम होना है। मकसद को भी आपको एक दूसरे से शेयर करना जरूरी है। ये है सेक्शन 34 का। ये पॉइंट आप विशेष याद रखें कि भले ही देखिए कई लोगों ने मिलकर अगर एक काम कर दिया, मेरा इरादा भी मारने का, एक एक्स आदमी है उसका भी मारने का इरादा था, एक सी आदमी उसका भी किसी आदमी को मारने का इरादा था, सब मिले और एक दुश्मन हमें मिल गया और सब ने अलग अलग तरीके से पीट पीट के मार दिया। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमने आपस में एक दूसरे को अपना प्लान बताया हो कि मैं मारना चाहता हूं उसको। अचानक मिला, अचानक मैंने पीटना शुरू किया, दूसरा है उसने कहा मुझे भी पीटना है, इसको मारना है, तीसरा है उसने कहा मुझे भी मारना है। तो ये मारना सेवरल पर्सन्स के द्वारा, ये इस तरह से उसका मौत कारित कर देना, ये कॉमन इंटेंशन नहीं है। कॉमन तो तब होता है जो हम पहले प्लान बनाते या वहीं पर ही तय करते कि भैया इसको मारो और इसको जान से मारना, आज वहीं पर ही तय कर देते, एक दूसरे से तय कुछ नहीं कर रहे हैं, आपस में ही पीटने पे लगे हैं अलग अलग। यानी कि शेयरिंग ऑफ पर्पज हमने नहीं किया तो कॉमन इंटेंशन नहीं होता। ये ऐसी सूरत में जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, ये एग्जाम्पल है सेम इंटेंशन का। देखिए दो वर्ड हैं, कॉमन इंटेंशन और सेम इंटेंशन, दोनों वर्ड अलग अलग हैं। कॉमन मैंने एक जैसा होना और उसको शेयर करना, प्री मीटिंग ऑफ माइंड करना, फिर प्री मीटिंग ऑफ माइंड के बाद शेयर कर देना कि जो हमारा पर्पज है, तो उसे कहते हैं कॉमन इंटेंशन। और अपने अपने इंटेंशन को अपने अपने दिमाग में ही रखना, भले ही वो इंटेंशन एक हो सबका, तो ये इंटेंशन कॉमन नहीं, ये सेम इंटेंशन कहलाएगा। और सेम इंटेंशन की जब बात आएगी तो सब तब चलेगा सेक्शन 35। तब सेम इंटेंशन वाले प्रॉब्लम में जो उसको क्लियर करेगा वो होगी सेक्शन 35। तो कहने का मतलब है एक और चीज जरूरी है, जो हम प्री अरेंज प्लान, प्री मीटिंग प्लान के बारे में बार बार कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कॉमन इंटेंशन के लिए ये जरूरी है कि कुछ लोग आपस में पहले कहीं मिलकर बैठकर प्लान बनाया, आपस में दिमाग मिलाया, ये जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि घटना स्थल पर तुरंत दो लोग मिले, दो लोगों ने तुरंत प्लान एक दूसरे से इशारों में किया, चाहे जैसे भी किया, मीटिंग ऑफ माइंड की, एक जैसा अपना कॉमन ऑब्जेक्ट, भाई कॉमन इंटेंशन शो किया कि भाई तेरा भी इंटेंशन मारने का, मेरा भी इंटेंशन मारने का, चल मारते हैं इसको, तो ये कर, मैं ये करूंगा। तो वो घटनास्थल पर भी बन सकता है। ये नहीं है कि इसके लिए आपको पूर्व तरीके से कहीं, जैसे हम प्री अरेंज का मतलब होता है थोड़ा पहले, यानी कि किसी काम किए जाने से पहले, ये जरूरी है कि काम किए जाने से पहले इसको होना चाहिए। कॉमन इंटेंशन कैन बी फॉर्म एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, उसी समय पे बन सकता है। जो जरूरी है वो ये है कि जो प्लान बना हो वो मस्ट प्रीसीड माने पहले, द एक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस, जिस काम से आपने अपराध गठित किया है, अपराध किया है दो लोगों ने मिलकर, उस काम से पहले उनका क्या बन गया हो, एक
कॉमन इंटेंशन बन गया हो, बस ये जरूरी है। पहले, बाद में नहीं, पहले काम करने से पहले, चाहे वो घटनास्थल पर ही बनाओ उसी समय तुरंत, पर काम करने से पहले बनाओ, तो ये कॉमन इंटेंशन कंप्लीट हो गया। इसके लिए आपको ये जरूरी नहीं है कि आप कहें कि प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड ही जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। एक केस इसमें सुप्रीम कोर्ट में लिख दिया है, वैसे केसेस तो बहुत हैं इसमें, लेकिन आप उनको इलेबोरेटली आप अपने हिसाब से पढ़ते रहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको गाइड करने के लिए ही हूँ कि आपको थोड़ा गाइड करके बेसिक कंसेप्ट आपको समझा दिया जाए, और आप उसके बाद जितनी आपकी कैपेसिटी है लिखने की, समय पर शो करने की एग्जाम में, आप उस हिसाब से अपना नोट्स बनाइए, ठीक है। जितने केसेस आप चाहते हैं उसमें लिख दीजिए, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों पर मैं यहाँ पर चर्चा कर लेता हूँ। जय भगवान वर्सेस हरियाणा सुप्रीम कोर्ट 1999 का एक केस था। उसमें सेक्शन 34 से रिलेटेड जो गाइडलाइंस जारी हुई थी वो ये कही गई थी कि 3 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि कॉमन इंटेंशन, जहां तक बात इसका नाम कॉमन है तो इसका मतलब एक से अधिक आदमी होने चाहिए, देयर मस्ट बी 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक आदमी होने चाहिए, उन सबका कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। कॉमन इंटेंशन किस चीज को करने का? एक ऐसे काम को करने का जो कि कानूनन प्रतिबंधित है, पनिशेबल है, ठीक। और तीसरा पॉइंट है कि उन लोगों ने क्या किया हो, उस ऑफेंस को कमिट करने में पार्टिसिपेट किया हो सबने, वेदर फिजिकली, जरूरी नहीं कि हो सकता है कि सब साथ लगे हों, वेदर फिजिकली यानी कि सब मिलकर काम कर रहे हो, या हो सकता है कि कुछ लोगों ने काम किया, वो क्राइम किया हो, और कुछ लोग उसमें मेंटली जुड़े हो उस कॉमन इंटेंशन में। तो हर आदमी, चाहे वो मेंटली जुड़ा हो उस कॉमन इंटेंशन में, चाहे वो फिजिकली जुड़ा हो उस कॉमन इंटेंशन में, हर आदमी उस काम के लिए जो क्राइम उस कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में हुआ है, ऐसे ही उसी मैनर में रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा जैसे कि उसने वो काम खुद किया हो, जबकि वास्तव में उसने वो काम न किया हो, वो उस कॉमन इंटेंशन में मात्र मेंटली शामिल रहा हो, मानसिक रूप से शामिल रहा हो, और उसमें वो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा हो, कई मीलों दूर से भी पार्टिसिपेट कर रहा हो, तो भी वो ये माना जाएगा कि वो उस काम को उसने उस काम को उसने स्वयं किया हो, इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। तो ये इसकी बेसिक थ्योरी। तो ये जय भगवान के केस में भी बताया गया था। कृष्णा का एक केस था 2003 में, उसमें यह कहा गया था कि जो पार्टिसिपेशन वर्ड है, माने पार्टिसिपेशन जरूरी है। पार्टिसिपेशन, भाई देखिए, आपने इंटेंशन बनाया, इंटेंशन के बाद आपने किसी तरह से पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इंटेंशन, अगर आप इंटेंशन के बाद कोई फर्दरेंस में कोई काम करेंगे नहीं, किसी भी तरह से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो वो तो हम कह रहे थे कि मियर इंटेंशन इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द क्राइम। आपको एलिमेंट, उस एसेंशियल एलिमेंट के फर्दरेंस में भी कुछ काम करना चाहिए, यानी कि पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो अगर आपने पार्टिसिपेट किया हो, ये जरूरी है किस नाम है, तो इस पार्टिसिपेशन इज कंसिडर्ड एज अ बेसिक एलिमेंट ऑफ द कॉमन इंटेंशन। सामान्य आशय का सबसे बेसिक एलिमेंट क्या हो गया कि उस सामान्य आशय में आपने पार्टिसिपेट भी किया हो, ठीक। और कई बार ये भी चर्चा होती है कि भाई क्या कोई लोग अगर क्राइम की सीन पर, जहां क्राइम हुआ है वहां प्रेजेंट थे मात्र, और मात्र उनकी प्रेजेंस मात्र से ये समझ लिया जाएगा कि ये लोग क्राइम में पार्टिसिपेट किए होंगे या नहीं किए होंगे। तो सिर्फ प्रेजेंस भर से ही किसी के मियर प्रेजेंस, ये देखिए इस लाइन को देखिए, मियर प्रेजेंस एट द सीन ऑफ द क्राइम मे नॉट ऑलवेज अमाउंट टू द पार्टिसिपेशन इन क्राइम। ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति सिर्फ उपस्थित है और आप उपस्थिति के आधार पर ही ये कह दें कि वो उसने क्राइम के सीन पर उसकी उपस्थिति का मतलब है कि उसने क्राइम में पार्टिसिपेट किया। ये जरूरी नहीं है। ये आपको कैसे पता लगाना है, ये हर केस में, हर केस के अपने अलग तथ्य होते हैं, हर केस के अपनी अलग सर्कमस्टांसेस होती हैं। तो अपने अलग अलग केस की अलग अलग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द ईच केस इट कैन बी डिटरमाइंड, इट कैन बी इन्फर्ड। ये अंदाज लगाया जा सकता है, प्रत्येक केस की अपनी अपनी दशाएं और उनकी परिस्थितियों को देखते हुए ये अंदाज लगाया जा सकता है कि भाई ये लोग जो इस अकरेंस यानी कि सीन ऑफ क्राइम पर
प्रेजेंट हैं, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा या नहीं किया होगा, ये अलग अलग केस के अलग अलग फैक्ट होते हैं। मियर प्रेजेंस इज नॉट नेसेसरी कि आपने वो क्राइम किया ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। और एक जो बड़ा इसमें लीडिंग केस माना जाता है वो है महबूब शाह बनाम वर्सेस सम्राट का, एम्पेयर का, 1945 प्रिवी काउंसिल का मामला है। इसमें भी सेक्शन 34 के मामले में कुछ सिद्धांत दिए गए थे, और पहला तो वही था जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि प्रायर मीटिंग ऑफ द माइंड, वो भी बिफोर हैपनिंग ऑफ द क्राइम। और हम इसको भी और डिटेल में एक्सप्रेस कर चुके हैं कि प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब ये मत कल्पना कर लेना कि कहीं वो बैठे हो तब षड्यंत्र किया हो तब ये जरूरी है, ऐसा नहीं है। घटनास्थल पर भी उसी समय खड़े खड़े भी प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड हो सकती है लोगों की। दो आदमी मिले, उन्होंने एक दुश्मन देखा, एक दूसरे को इशारा किया, उसने कहा यार आज मैंने मतलब वो भी जानता है कि मैं इसको मारना चाहता हूँ और मैं भी जानता हूँ ये मारना चाहता है, हम दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया कि भाई आज मौका है, मार डालते हैं। ठीक है, हो सकता है हमने बात भी कर ली इतने में कि चलो इसको पकड़ते और मार डालते। तो ये यहीं पर ही मीटिंग ऑफ माइंड हो गई, ये भी मीटिंग ऑफ माइंड है। इसके लिए कहीं अलग से षड्यंत्र करने की बहुत जरूरी नहीं है। कहते हैं कि प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होनी चाहिए, यानी कि दिमाग मस्तिष्कों का पूर्व मिलन होना चाहिए, मस्तिष्क का पूर्व मिलन होना चाहिए। पूर्व मिलन माने घटना से पूर्व का मिलन, बिफोर हैपनिंग ऑफ द क्राइम इज नेसेसरी। ठीक। नंबर 2 आवश्यक चीज क्या है कि उस जब कॉमन इंटेंशन बना तो कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में किसी व्यक्ति के द्वारा या कुछ व्यक्तियों के द्वारा क्रिमिनल एक्ट कर दिया गया। 2 और तीसरा इसमें बताया गया कि क्रिमिनल एक्ट उसी प्री प्लान्ड उसमें मैनर में किया गया जैसे कि तय हुआ था कि भाई मैं ये करूंगा तू ये करना, फिर हम ये करेंगे, फिर वो करेंगे। एक्ट शुड बी डन इन द प्री प्लान मैनर। और चौथी बात इसमें जो गाइडलाइन बताई गई थी वो ये बोला गया था कि भाई ये भले ही मुश्किल होता है किसी भी आदमी का इंटेंशन को प्रूव करना, तो प्रूव द इंटेंशन इज डिफिकल्ट, क्योंकि इंटेंशन तो दिमाग के अंदर बैठा होता है आदमी का, उसको प्रूव करना बाहर निकाल कर ये बड़ा टफ काम है। भले ही ये इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन डिफिकल्ट जरूर है। तो अधिकांश केसों में जो किया जाता है वो ये अनुमान लगाया जाता है कि भाई आदमी ने क्या काम किया, ठीक है, उस समय जब वो काम कर रहा था तो वो परिस्थितियां क्या थी, अदर रेलिवेंट सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस जिनमें उसने वो काम किया। तो इन चीजों से काम करने से भी अंदाज लगाया जा सकता है, ठीक है, अनुमान लगाया जा सकता है अपराधी के कार्य या उसके आचरण या उस समय की जो परिस्थितियां थी उसके आधार पर क्या उस अपराधी का इंटेंशन का अंदाज लगाया जा सकता है। तो अब अगर हम बात करें, एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है, वो आती है कि 35 की मैं बात कर रहा था, सेक्शन 35 की। तो वो जो 35 का जो सेक्शन पढ़ा जाता है, अगर हम उसको देखें तो ये भी जरूरी हो जाता है कि भाई जैसे मैं बोल चुका हूं कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन ये 2 डिफरेंट वर्ड हैं, ठीक है, और इन दोनों डिफरेंट वर्ड को बड़े बारीकी से समझा जाना चाहिए। तो इसको अगर देखा जाए तो इसको सबसे पहले एक केस हुआ था पांडुरंग वर्सेस, मैंने इस नोट्स में नहीं लिखा है, आप चाहे तो नोट कर लें, पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद की, जहां पे मैंने इट मीन्स हियरिंग ऑफ पर्पस इज नेसेसरी लिखा था, वो पांडुरंग और स्टेट ऑफ हैदराबाद में ही डिसाइड हुआ था। 1995 का एक केस था। इस केस में तो इस पांडुरंग के केस में जो थे, इसके जो फैक्ट्स थे वो ये थे कि कोई रामचंद्र था नाम का एक आदमी था, उस अपने खेत में अपनी पत्नी के साथ काम करने जा रहा होगा, तो उसको 5 लोग ने घेर लिया, जो इनके पास हथियार थे, स्टिक्स वगैरह थी, तो उन सब ने उसको पीटना शुरू किया। और कुछ उसके साथ जो थे उसके नौकर वोकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया होगा, लेकिन उनको डरा धमका कर भगा दिया गया, कि जान से मारने की धमकी देकर उनको भगा दिया गया। तो जब 5 ने मिलकर उसको पीटा तो रामचंद्र मर गया, इंस्टेंटली मर गया। तो जब सब 5 लोगों का जब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हुआ तो सब पर धारा लगाई गई 302 यानी कि मर्डर की /34 करके। तो /34 का मतलब कॉमन इंटेंशन हो जाता है। तो कॉमन इंटेंशन की भी इस पर लगाई गई। तो भले ही जब इसमें वो तो गवाहों की वजह से जब गवाह नहीं रहे होंगे तो
सुप्रीम कोर्ट ने जो अक्यूज को कन्विक्ट किया था वो सेक्शन 326 में कन्विक्ट किया, यानी कि फॉर ग्रीवियस हर्ट, कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, गंभीर चोट के लिए। तो और ये कहा था कि भाई सेवरल पर्सन कैन साइमल्टेनियसली अटैक्स अ मैन एंड ईच मे हैव द इंटेंशन, वेदर इट इज इंटेंशन टू किल और इंटेंशन टू गिव सीवियर इंजरी, yet their intention cannot be said as common intention। फिर भी इस मामले में कॉमन इंटेंशन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन सब ने ऐसा कोई उनका एक कॉमन इंटेंशन नहीं बना था। उन सब का ये था कि इसको मारना है, अलग अलग था सबका कि भाई इसको पीटना है। और चूंकि गंभीर रूप से पीटने का उनका इरादा था, इंटेंशन जो थे और नॉलेज भी थी उनकी, भाई हम गंभीर रूप से पीटेंगे इसको, तो गंभीर रूप से जब पीटेंगे का उनका इंटेंशन प्रूव हो गया कि भैया सिर्फ इनका गंभीर रूप से पीटने का इंटेंशन था, उसका मर्डर करने का इंटेंशन नहीं था उनका। और चूंकि ये इंटेंशन कॉमन भी नहीं था, क्योंकि वो आपस में पांचों लोगों ने कभी भी एक दूसरे से ये बात की चर्चा नहीं की थी और ना ही उनका आपस में क्रिमिनल कॉमन इंटेंशन बना कभी भी। तो जब कॉमन इंटेंशन नहीं बना तो इसका मतलब 34 तो अपना भी नहीं लगी। 302 को 326 में इसलिए कन्वर्ट कर दिया गया क्योंकि ये कहीं भी प्रूव नहीं हुआ कि इनका इंटेंशन उसको जान से मारने का था। अलग अलग था भले ही सबका अपना अपना इंटेंशन, लेकिन सबका ये था कि भाई इसको घायल करना, पीटना है बस, और कॉमनली वो मारा गया। तो देखिए जो सेक्शन 35 जब हम पढ़ते हैं तो कहने का मतलब है सेक्शन 35 को जब हम देख रहे हैं तो हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं कि भाई ए और बी सी ये तीन आदमी हैं, ये मिलकर किसी एक व्यक्ति को जान से मारने के लिए, ए का भी इरादा जान से मारने का है, बी का भी इरादा जान से मारने का है और सी का भी इरादा जान से मारने का है, तीनों का। इनको एक इनका शिकार या इनका दुश्मन डी नाम का एक आदमी मिल जाता है और एक ऐसे स्थान पर मिलता है जहां के तीनों रहते हैं, तीनों मतलब तीनों मिल जाते हैं उसी स्थान पर, और ये तीनों उसको क्या करते हैं, गंभीर भाई इसको मारना शुरू करते हैं, पीटना शुरू करते हैं। पीटने के फलस्वरूप ए बी और सी तीनों का क्या है, इंटेंशन टू किल डी है, लेकिन उनका ये इंटेंशन कॉमन इंटेंशन नहीं है। वो एक दूसरे को नहीं बताते कि मैं इसको जान से मारने वाला हूं और तू भी मार और तू भी मार, हम सब मिलके मारेंगे और इसको जान से मार देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपस में अपने अपने मन में लिए हुए हैं कि इसको मारना है, दूसरा भी सोच रहा है इसको मारना है, तीसरा भी सोच रहा है कि आज ही मारना है। तीनों उसको मिलकर ऐसी शारीरिक क्षति या ऐसी मौत, ऐसी उसको चोट पहुंचाते हैं कि उस चोट से जब पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम ये रिजल्ट निकलता है कि भैया चोटें जो पहुंचाई गई और उस चोटों के पहुंचाने से जो उसका ब्लीडिंग हुई है कॉमनली सबकी चोटों से मिलकर, तो वो चोटों से मिलकर उसकी ब्लीडिंग हुई है और उसकी मौत हुई है। तो ऐसी सूरत में क्या ये कॉमन इंटेंशन के दोषी माने जाएंगे? नहीं माने जाएंगे कॉमन इंटेंशन के। यहाँ पर 34 नहीं लगेगी, भाई मर्डर तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मर्डर हुआ है, तो 302 तो लगेगी, लेकिन कॉमन इंटेंशन नहीं लगेगी, 34 नहीं लगेगी, बल्कि लगेगी इस तरह के एग्जाम्पल में 35, क्योंकि कॉमन नहीं है इंटेंशन इस प्रॉब्लम में। इस प्रॉब्लम में इंटेंशन क्या है, सेम इंटेंशन है। कॉमन और सेम अलग अलग चीज होती है, ठीक। तो इस यहाँ पर वो सब लोग अपने अपने कार्यों के लिए जो कि देखिए प्लान कोई भी काम किस वजह से ये जो काम हो, ये जो कार्य किया गया है ये किस वजह से क्राइम बना है, ये इस वजह से क्राइम बना है क्योंकि हर आदमी का एक क्रिमिनल नॉलेज था, एक क्रिमिनल इंटेंशन था, और उसी के फर्दरेंस में सब ने अलग अलग मिलकर कई लोगों ने वो काम किया। तो ईच ऑफ सच पर्सन, प्रत्येक आदमी जो उस कार्य को ज्वाइन करता है, ए बी और सी तीनों ने ज्वाइन किया था ना, तीनों के क्या थे, इंटेंशन थे, ना कि कॉमन इंटेंशन, ठीक है। वो उस काम को उस इंटेंशन से करते हैं तो वो उसी तरह से लायबिल माने जाएंगे कि जैसे कि उन्होंने वो काम स्वयं से अकेले किया होगा। यानी कि ए भी मृत्यु का दोषी, उसका मर्डर का दोषी माना जाएगा, बी भी मर्डर का दोषी माना जाएगा, सी भी मर्डर का दोषी माना जाएगा, और ये सब दोषी माने जाएंगे धारा 34 के अनुसार नहीं, धारा 35 के अनुसार दोषी माने जाएंगे। 302 के साथ धारा 35 इन पर लगेगी और धारा 35 के अनुसार ये दोषी माने जाएंगे। और इस पे एक मैं और भी चर्चा कर रहा था कि धारा 38 भी इस पर एक इम्पोर्टेंट धारा है कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोग देखिए किसी क्राइम को करने में इन्वॉल्व होते हैं, कई लोग,
तो क्या वो लोग अलग अलग अपराध के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं? कि कुछ लोग मौत के लिए हों, कुछ लोग चोट के लिए हों, कुछ लोग कल्पेबल होमिसाइड के लिए हों, ऐसा हो सकता है? आंसर है हाँ। इसके लिए जो सेक्शन होता है वो होता है 38। सेक्शन 38 जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वेयर सेवरल पर्सन आर एंगेज्ड इन द कमीशन ऑफ अ क्राइम, कोई जब कई व्यक्ति एक क्राइम के कमीशन में शामिल होते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए, यानी कि उस एक्ट से जो जब अभी अभी हम देख रहे हैं कि देखिए 34 अलग बात है, अभी आपने देखी होगी 35 अलग बात है। 35 में कॉमन नहीं है इंटेंशन, जब लोगों ने तो किया लेकिन सब ने अपने अपने क्रिमिनल इंटेंशंस किए अलग अलग, तो अलग कहानी थी। भले ही वो ये कहानी थी कि बिना कॉमन इंटेंशन के भी वो अपने अपने इंटेंशन के लिए उस कार्य को करने के लिए ऐसे ही माने जाएंगे, जबकि उन तीनों की चोटों से मिलकर जो खून निकला उससे उसकी मौत हुई। अगर हो सकता है दो मारते तो कम खून निकलता, तो हो सकता है कि मौत का परसेंटेज कम हो जाता। एक मारता तो हो सकता है कि उस चोट से वो मरता ना, लेकिन तीनों के मिलने से वो चोट इतनी भयानक हो गई या इतना खून निकल गया। भले ही सबने मारा थोड़ा थोड़ा था, अगर अकेले अकेले मारते और ना मारते तो उसका मौत भी ना होती, लेकिन फिर भी वो मौत के दोषी कमेंडली भी कहे जाएंगे। भले ही वो कहे जाएंगे कमेंडली, लेकिन कहे जाएंगे कि वो कॉमन इंटेंशन के कारण दोषी नहीं माने जा रहे हैं, वो धारा 35 के अनुसार दोषी माने जा रहे हैं, कि जबकि उनका अलग अलग इंटेंशन था तो एक जैसा, लेकिन सबने अपने अपने दिमाग में अलग अलग तौर से रखा हुआ था, आपस में शेयर नहीं किया उन्होंने इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन नहीं बनाया, सिर्फ इंडिविजुअल इंटेंशन थे सबके, तो तब वो लायबल ठहराए गए। तो 38 में जो बात होती है वो ये कि जब सेवरल पर्सन्स आर एंगेज इन अ क्रिमिनल इन अ कमीशन ऑफ ए क्राइम, देन ईच पर्सन मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस बाय मीन्स ऑफ दैट एक्ट। जो उन्होंने काम किया है उसके लिए अलग अलग टाइप से भी अपराधी हो सकते हैं। जो धारा 38 में एक कोडेड एग्जाम्पल दिया होता है वो ये है कि एक आदमी को, ए नाम के एक आदमी को सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन दिया गया, गंभीर और तीव्र प्रकोपन दिया गया बी नाम के आदमी के द्वारा। चिढ़ाना, तुरंत, कई बार बोलते हैं ना, तुरंत और तीव्र गति से आपने किसी को चिढ़ा दिया, प्रोवोक कर दिया, प्रोवोक, सडन एंड गंभीर, तीव्र और गंभीर प्रकोपन, ठीक, ग्रेव प्रोवोकेशन जिसे कहते हैं, ग्रेव प्रोवोकेशन आपने किसी को दिया। जब आप बाद में जब आप सेक्शन 300 का पहला एक्सेप्शन जब पढ़ेंगे तब आएगी चर्चा, लेकिन अभी फिलहाल के समझिए कि जब किसी को तीव्र और गंभीर प्रकोपन किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है और उस तीव्र और गंभीर प्रकोपन के कारण, गंभीर प्रकोपन माने चिढ़ाना से समझ लीजिए, प्रकोपन माने प्रकोप कर देना, किसी आदमी को प्रोवोक कर देना, उससे बस इतना प्रोवोक कर देना कि वो आदमी कुछ सोचने समझने की शक्ति ना रख पाए, उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए, और उस सोचने समझने की बाय रीजन ऑफ दिस, वो बाय रीजन ऑफ दिस प्रोवोकेशन, वो क्या कर देता है, सेल्फ कंट्रोल की जो पावर होती है किसी भी आदमी की, सेल्फ कंट्रोल करने की, उस सेल्फ कंट्रोल की पावर को वो खो देता है, और वो जिस काम को करता है उसको उसका कुछ पता नहीं चलता, उसके दिमाग में ये नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूं, मैंने वो अपने कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ रहता है कि मैं सही कर रहा हूं, वेदर इट इज राइट और वेदर इट इज कॉन्ट्रेरी टू द लॉ, ही डजंट नो, उस समय नहीं जानता, बस क्यों, क्योंकि इसका दिमाग इतना खराब हो गया, प्रोवोक हो गया, और वो किसी आदमी को मार डालता है। तो ये है तो एक प्रकार से आदमी की मौत ही की उसने, लेकिन इस मौत में डिग्री जो पनिशमेंट की होती है वो कम हो जाती है। भाई ये कहा जाता है कि भाई क्योंकि चिढ़ाया गया था, दिमाग खराब हुआ था इसका, और इसकी शक्ति दिमाग की खत्म हो गई थी, तो इसने जो मौत तो की है, लेकिन इसको जो सजा मिलेगी वो थोड़ा कम मिलेगी, क्योंकि इसने जानबूझकर नहीं की है, क्योंकि इसको चिढ़ाया गया था और उसका दिमाग खराब हो गया था। ये बाद में लेटर ऑन इस पर बड़ी विस्तृत चर्चा होनी है, फिलहाल के लिए यहां पर इतना ही समझिए, ठीक हो गया। तो वो आदमी क्या करता है,
बी के साथ झगड़ा शुरू कर देता है और मतलब उसके साथ मार पिटाई शुरू कर देता है मारने के लिए। और मारते समय भी यदि उसका इरादा माने मारते समय भी वो इतने बुरी तरह से उसको पीट रहा है कि उसकी मौत संभव है कि मौत ही होनी है। एक आदमी डी या सी वहीं पर खड़ा है, वो देखता है यार कि इस समय जो है ए को इसने चिढ़ा रखा और ये पागल टाइप हो गया, वो फट से ए के हाथ में एक चाकू रख देता है चुपके से, ताकि ये मर नहीं रहा है इसके हाथ से ढंग से, तो मैं इससे बदला लेने के लिए इस आदमी को, वो भी मारना चाह रहा था, वो भी उसको मारना चाह रहा था जिस आदमी को वो पीट रहा है, लेकिन वो क्या करता है, वो चुपके से उसके हाथ में चाकू रख देता है। ये है इसका एग्जाम्पल। और क्योंकि उसकी ही हैज अ इल विल टुवर्ड्स दिस सी, उसका भी सी के प्रति क्या था, बुरा भावनाएं थी और वो उसको मारना चाहता था, तो वो उसके हाथ में क्या कर देता है, चाकू रख देता है। किस आदमी के हाथ में, जिसको कि गुस्सा उसने चढ़ा रखा है और जिसका दिमाग खराब हो रखा है। अब जब आदमी का दिमाग खराब होता है तो आदमी क्या देखता है, कुछ भी नहीं देखता, उसके हाथ में जो भी आया उसने जोर से उसके पेट में डाल दिया, भौंक दिया, एंड उसकी मौत उस वहीं पर उसने कारित कर दी, एंड ही किल्स सी। देखिए यहां पर यह है कि दो ए एंड बी आर बोथ इंगेज इन कॉजिंग जेट्स डेथ, ये तो आपको भी दिखाई दे रहा है कि ए भी चाहे वो सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन के कारण है, वो भी बी को मारना चाह रहा है, और वो जो सी आदमी है वो भी बी को मारना चाह रहा है, उसने भी उसके हाथ में चाकू रखकर उसको मरवाया है। तो यहां पर डिफरेंट काम हुए हैं, चाहे दोनों की इंटेंशन एक है लेकिन कॉमन नहीं है। बात तो उनकी हुई नहीं आपस में, तो अचानक उसने लड़ाई हो रही थी, उसने अचानक उसके हाथ में रख दिया। तो ऐसी सूरत में जबकि इंटेंशन भी अलग अलग है, देखिए यहां पर जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का पहला एक्सेप्शन है, उसमें तो हो जाएगा कवर ए नाम का आदमी। क्यों, उसका इरादा भले उसको मारने का है, लेकिन चूंकि उसका जो इरादा बना है वो सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन के कारण ही उससे मारा है। उसने उसको पकड़ के बस इतना पीटना शुरू कर दिया, भले ही हम इसको क्लियर इरादा भी नहीं कहेंगे, यहां पर हम इसको इरादा भी नहीं कहेंगे, उसको तो सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन दिया गया, उसका मस्तिष्क खराब हुआ और उसने उसको पीटना शुरू कर दिया, बस बेतहासा जान से मार दे, मतलब खत्म कर देना इसको, आज खत्म। तो उसको तो डिफेंस मिल जाएगा किस चीज का, अलग एक्ट का, किस चीज का, एक्सेप्शन का। कौन से एक्सेप्शन का, धारा 300 के पहले एक्सेप्शन का, अपवाद का, सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन के कारण उसके हाथ से मौत हुई है तो उसको तो मिलेगा वो एक्सेप्शन। लेकिन सी जिसने चाकू पकड़ाया था वो निश्चित तौर पर बी को मारने का इरादा रखता था, और बी को मारने का इरादा उसका चूंकि था और उसने किसी दूसरे के थ्रू वो काम कराया, तो वो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के हिसाब से क्या हो गया, वो बी इज गिल्टी ऑफ मर्डर, वो मर्डर का दोषी होगा। पहला वाला तो बच जाएगा क्योंकि उसको तो सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन का डिफेंस मिल जाएगा, तो उसका वो कृत्य इंटेंशनली ना होने के कारण, अगर वो इंटेंशनली कर रहा होता, उसमें सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन ना होता, तब ये केस 35 पे चला जाता। लेकिन वहां पर इंटेंशनली ग्रेव प्रोवोकेशन वाले का नहीं है, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन जिसको दिया गया है, तो इसलिए केस 38 में इस तरह के केस कवर होते हैं। कि क्या अलग अलग अपराध, एक ही अपराध के लिए अलग अलग सजाएं भी हो सकते हैं, आंसर हाँ। नहीं हो सकती, एक जैसी हो सकती है बिना कॉमन इंटेंशन के भी, हाँ 35 में, अगर अलग अलग इंटेंशन मारने का सबका है और सब एक काम को कमिट कर देते हैं। तो ये था आज का कॉमन इंटेंशन पर लेक्चर, और होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको अपनी कॉपी पर लिखिए और